नमस्कार दोस्तों, आरपीसी स्प्रिंट में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे एनिमल फिजियोलॉजी, और एनिमल फिजियोलॉजी में भी जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये हम फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। बाकी जो डिफरेंट टाइप की जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे सेकंड ग्रेड हुआ और रीट हुआ, नेट हुआ, केवीएस हुआ, तो उनमें भी ये टॉपिक इंक्लूड है डाइजेस्टिव सिस्टम। साथ में सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे फर्स्ट ग्रेड में क्या है कि सेकेंडरी लेवल का पोर्शन आता है, ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन आता है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन आता है। तो सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंडरी लेवल का हम पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम था अपना, उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल आती है और एक आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी हमने एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट पढ़ ली है, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ रहे हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में भी हम सिलेवरी ग्लैंड पढ़ चुके हैं। और जो सेकंड है हमारी लीवर चल रहा था हमारा, तो वो हम पढ़ेंगे अब। फंक्शन ऑफ लीवर चल रहा था। पित्तरस यानी बाइल जूस का जो निर्माण है लीवर में पाए जाने वाली हेपेटिक सेल से होता है। कौन सी सेल से होता है? हेपेटिक सेल से होता है। अब इन हेपेटिक सेल्स को हम हिपेटोसाइट सेल भी कहते हैं, हिपेटोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटिक सेल्स को हिपेटोसाइट भी कहते हैं। तो हेपेटिक सेल किसका निर्माण करती हैं? बाइल जूस का निर्माण करती हैं, यानी पित्त रस का निर्माण करती हैं हेपेटिक सेल। अब यूरिया का जो निर्माण है ऑर्निथीन चक्कर द्वारा यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। कौन से चक्कर के द्वारा होता है? ऑर्निथीन चक्कर के द्वारा होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का होता है। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि जो यूरिया का जो फॉर्मेशन है ना, वो किडनी में होता है। अरे नहीं, किडनी में नहीं होता, यकृत में होता है। पहले डी एमिनेशन होता है और बाद में यूरिया बनता है। पहले क्या होता है? डी एमिनेशन होता है और उसके बाद में यूरिया बनता है। एमिनो एसिड के बाद में NH3 यानी अमोनिया बनता है और उसके बाद में यूरिया बनता है। और जो ये यूरिया है ये मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है। ठीक है। अब देखो डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? ये यकृत द्वारा कई सारे टॉक्सिक पदार्थों को रिमूव किया जाता है। यानी यकृत है वो कई टॉक्सिक पदार्थों को रिमूव करता है। ये वाली जो प्रोसेस है वो डिटॉक्सिफिकेशन कहलाती है। यकृत के द्वारा यौगिक सिंथेसिस का संश्लेषण किया जाता है। ह्यूमन के रेफरेंस में नहीं है, अदर एनिमल्स के रेफरेंस में ये बात कही है कि यकृत द्वारा यौगिक सिंथेसिस का संश्लेषण किया जाता है। अब आगे देख चलो। जो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। नॉर्मली कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है। और ये वाली जो प्रोसेस है इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। तो इरिथ्रोपोइसिस कौन सी प्रोसेस है? क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? लीवर में होता है। ये वाली जो प्रोसेस है इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। यकृत द्वारा विटामिन A, D, E और K, इन सभी का क्या होता है? स्टोरेज होता है। अब ये देखो इस तरीके से याद रखना है आपको, KDA, कीड़ा। क्या? कीड़ा। तो ये नाम याद रहेगा तो दिमाग में आ जाएगी। ये जो वाइटामिन्स हैं ये यकृत में क्या क्या रहती हैं? स्टोरेज रहती हैं। अब देखो यकृत में वसा का संग्रह भी होता है। क्या? किसका संग्रह होता है? वसा का संग्रह होता है। किसमें? यकृत में। शराबी व्यक्तियों के लीवर में वसा का संग्रह ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। कौन सी लीवर की प्रॉब्लम होती है? फैटी लीवर की, क्योंकि उनकी बॉडी में जो फैट होती है वो ज़्यादा संग्रह होती है उनके लीवर में। ठीक है। यकृत में उपस्थित कूफर कोशिकाएं ये किसका भक्षण करती हैं? मृत आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का भक्षण करती हैं। अब जो कूफर कोशिकाएं हैं, हमने यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई देखी थी कल, उसका हमने डायग्राम देखा था। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी थी? हेपेटिक लोब्यूल थी। और हेपेटिक लोब्यूल में हमने एक खाली जगह जो कोटर सा था, सिनोसॉइड, हेपेटिक सिनोसॉइड। और हेपेटिक सिनोसॉइड में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? ये कूफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। ठीक है। यकृत द्वारा हिपेरिन का श्रावण होता है। किसका श्रावण होता है? हिपेरिन का श्रावण होता है, जो एक एंटीकोगुलेंट है और रक्त को शरीर में जमने नहीं देता। अब देखो
ये जो हिपेरिन है ये क्या करता है, जब हमारी बॉडी के अंदर रहता है, कहाँ रहता है, बॉडी के अंदर रहता है, तब तो ये एक्टिव रहता है। कैसा रहता है, ये एक्टिव रहता है। और ये जब बॉडी के बाहर चला जाता है तो ये कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। अब जब एक्टिव होता है तब क्या होता है, ये एक्टिव रहता है, काम करता है, तब ये हिपेरिन को क्या जो हमारा जो ब्लड है उसको जमने नहीं देता। और जब ये बॉडी से बाहर आता है जो ब्लड, तो उसमें जो हिपेरिन होता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है, जिससे ब्लड जम जाता है। ठीक है। और यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। कौन सी विटामिन का होता है, ए का होता है। जबकि स्टोरेज KEDA, इन सारी विटामिन का स्टोरेज होता है। सिंथेसिस किसका होता है, विटामिन ए का होता है। किसका होता है, विटामिन ए का होता है। अब देखो बी कैरोटीन, अब बी कैरोटीन कहाँ से मिलता है, गाजर से मिलता है। गाजर हम खाते हैं, उनसे हमें ये बीटा कैरोटीन मिलता है। अब बीटा कैरोटीन को लीवर है ये विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। यकृत द्वारा प्लाज्मा प्रोटीन्स का निर्माण होता है। कौन सी प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी, ये देख लेते हैं। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है। ये रक्त स्कंदन में क्या करती है, मदद करती हैं। कौन सी प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब देखो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस क्या है, इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजन है ये लीवर में क्या रहता है, ग्लाइकोजन लीवर में होता है। और लीवर जो ये ग्लाइकोजन है इसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये वाली जो प्रोसेस है, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाली जो प्रोसेस है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब ये ध्यान रखना है आपको, ये वाली जो प्रोसेस है ना लीवर में ही चल रही है। अब है ग्लाइकोजेनेसिस, कौन सी प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमारी बॉडी में जो एडिशनल ग्लूकोज होता है तो वो क्या करता है कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोरेज रहता है, यकृत में होता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है। अब देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें क्या होता है कि एमिनो एसिड और ये जो फैटी एसिड है ये किस में कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोज में। यानी एमिनो एसिड या फिर जो फैटी एसिड है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कन्वर्ट कौन सी प्रोसेस के द्वारा होंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा होंगे। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा होंगे। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम पैनक्रियाज। ये हमने लीवर कंप्लीट कर लिए। जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड थी फर्स्ट और सेकंड ये हमारा लीवर था। और अब जो हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज और उसके बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड कंप्लीट हो जाएंगी। अब जो ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक जूस का स्रावण होता है। यानी पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस का स्रावण होता है। अभी जो पैनक्रियाज है इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म होती है। लीवर की भी एंडोडर्म था ओरिजिन, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एंडोडर्म था उनका ओरिजिन भी, लीवर का भी। अब इसकी स्थिति क्या है, ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में स्थित होती है। हमने देखा था जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ी थी तो इस तरीके से एक डायग्राम था। और यहाँ पर क्या होती है, पैनक्रियाज प्रेजेंट होती है। ये ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, ये जेजुनम वाला पार्ट होता है और ये इधर इलियम वाला पार्ट होता है। इसके ऊपर एक फूली हुई संरचना सी पाई जाती जिसे सकुलस प्रोटेंडस कहते थे। ठीक है, ओके। अब देखो ये इसमें भी देख लूँ, ये इधर ये पाई जाती है। जैसे ये ग्रैनी वाला पार्ट है और इसके बीच में दोनों भुजाओं के बीच में मिड में पैनक्रियाज प्रेजेंट होती है। अब पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, अब पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। और मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, मिक्स ग्लैंड का क्या मतलब है, मिक्स ग्लैंड का मतलब ये है कि ये एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो 99% भाग पैनक्रियाज का बनाते हैं। शेष भाग होता है जो 1% ये एंडोक्राइन बनाता है। दोनों मिलकर के मिक्स ग्लैंड बन जाती हैं। यानी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन इक्वल टू पैनक्रियाज। ठीक है।
बहिस्रावी सहभाव, ये देखते हैं। अग्नाशय का 99% जो हिस्सा होता है वो बहिस्रावी होता है और ये कुछ पुटिकाओं से निर्मित होता है जिन्हें एसिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिनी कहते हैं। यानी 99% हिस्सा होता है जो एक्सोक्राइन बनाता है और यहाँ पर कुछ पुटिकाओं से वो एक्सोक्राइन बना हुआ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिनी कहते हैं। इन एसिनी द्वारा अग्नाशय रस यानी पैनक्रिएटिक जूस का निर्माण होता है, जिसे लेकर पैनक्रिएटिक डक्ट आती है। यानी जो पैनक्रिएटिक जूस है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? एसिनी के द्वारा होता है। अब ये पैनक्रिएटिक जूस है वो पैनक्रिएटिक डक्ट लेकर के आती है। आगे बात समझ में? अब लिखो, ये वाली देखो चीज़। अगर आपने कल का जो वीडियो देखा होगा उसमें मैंने एक डायग्राम बहुत अच्छे से समझाया था, तो वो आपने देखा है तो ये चीज़ आपको आती है। नोट में लिख लो आप। कॉमन बाइल डक्ट, सामान्य पित्त वाहिनी और पैनक्रिएटिक डक्ट, ये क्या लेकर के आती है? ये तो बाइल जूस लेकर के आती हैं और इधर ये कौन सा? पैनक्रिएटिक जूस लेकर के आती हैं। ये दोनों डक्ट मिलकर के आपस में हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट का निर्माण कर देती हैं। किसका निर्माण करती हैं? हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट का निर्माण करती हैं। ये आगे चल करके ग्रैनी में खुलती हैं, ड्यूडेनम में खुल जाती है। कहने का मतलब है कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट मिलकर के हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ इसमें जो आता है बाइल जूस होता है, पैनक्रिएटिक जूस होता है, ये इसमें दोनों आ जाते हैं, बाइल और पैनक्रिएटिक जूस। और ये जो लेकर के हैं ये ड्यूडेनम में मतलब गिरता है ये, और इसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे इसको। मैकेनिज्म जब एंजाइम्स वगैरह की देखेंगे तब देखेंगे ये चीज़। अब एंडोक्राइन पार्ट है, उसमें ये 1% भाग होता है। एंडोक्राइन पार्ट है जो पैनक्रियाज का वो सिर्फ 1% भाग बनाता है। ये 1 से 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बना है। लैंगरहैंस की दीप कोशिकाओं से बना है एंडोक्राइन पार्ट। 1 से 2 मिलियन होती हैं। तो इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं जैसे गामा कोशिका हुई, अल्फा कोशिका हुई, बीटा कोशिका, ये सारी कोशिकाएं। बट यहाँ पर हम एंडोक्राइन वाला वैसे नहीं डिटेल से नहीं पढ़ेंगे उसको यहाँ पर, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे इसको। एंडोक्राइन पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम पैनक्रियाज पढ़ रहे हैं, उसमें ये एंडोक्राइन पार्ट आ गया है। बाकी यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर भी माइंड में ऐसे होता है कौन कौन सी कोशिकाएं होंगी इसमें, तो चलो देख ही लेते हैं फिर। तो इसमें अल्फा कोशिकाएं होगी, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। कौन कौन सी कोशिकाएं? एक तो अल्फा कोशिका है और एक बीटा कोशिका है और एक है गामा कोशिकाएं, ये तीनों। अब ये देखो, इसमें ये जो बीटा कोशिका यानी अल्फा कोशिका है ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं और बीटा कोशिकाएं हैं ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं और जो गामा कोशिकाएं हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। ये वैसे इंपॉर्टेंट है, ये कौन कौन से हार्मोन का। बाकी जब एंडोक्राइन वाला सिस्टम पढ़ेंगे ना तब भी ये चीज़ें हम डिटेल से वहाँ पर पढ़ेंगे, तो ये वैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और एक है पीपी यानी पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। कौन सी? पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। अब इस डायग्राम के थ्रू हम एक बार समझ लेते हैं इसको। जैसे ये आपको दिख रहा है बाहर की तरफ, ये एकदम टच की हुई हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे हैं ये। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बाहर वाला, ये एक्सोक्राइन पार्ट है और ये जो है ये एसिनी है, ठीक है। क्या है? एसिनी है। ये एसिनी ये पैनक्रिएटिक जूस बनाती हैं, ठीक है। ये जो देखो अंदर वाला ये आपको दिख रहा है, ये अल्फा सेल हो गया और ये बीटा सेल हो गई और इधर ये गामा सेल हो गई, इधर ये पीपी सेल हो गई और ये पैनक्रियाज। ये वाला जो पार्ट है ये एंडोक्राइन पार्ट है और ये बाहर वाला है एक्सोक्राइन पार्ट है। इसके अंदर ये देखो ये इसी की सी संरचना होती है। ये क्या है? एसिनी है।
ठीक है। अब देखो, पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन होता है। किस जूस का सिक्रेशन होता है? पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन होता है, और ये जो जूस है ये अपने आप में एक कंप्लीट जूस है। अब कंप्लीट जूस का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट जूस का मतलब ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्टिव करने वाले एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से ये एक तरीके का क्या है? कंप्लीट जूस है। यहाँ जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव या प्रो एंजाइम होते हैं। इनएक्टिव या प्रो एंजाइम होते हैं। तो ये देखो कौन कौन से इनएक्टिव होते हैं। ये ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये जो एंजाइम हैं ये इनएक्टिव होते हैं, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है। और ये अगला देखो, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज ये डाइजेस्ट करता है लिपिड यानी फैट को, और ये है न्यूक्लिएज, ये डाइजेस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। अब न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हुआ? कि जो डीएनए, आरएनए है ये है, तो ये इसको डाइजेस्ट करता है। बाकी जो अगला वीडियो होगा उसमें हम एंजाइम की मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है। ये जो किस तरीके से काम करते हैं वो वाली हम डाइजेशन की, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी पाचन के कार्य की, तो उसमें एंजाइम्स के रोल क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पाचन होता है, तो ये वाली सारी चीज़ें अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।